टेरेरियो नाम के ग्रह की सेलेस्टियल अरीना में एक भरा हुआ स्टेडियम था, जहां लोग इस समय की सबसे हाई लेवल बैटल देख रहे थे। डीन किंगडम का दूसरा सबसे पावरफुल वॉरियर था और उसके सामने थी नागी, इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर और रूलर। माहौल पूरी तरह टेंस था और हर कोई इस क्लैश का इंतजार कर रहा था। बैटल शुरू होते ही डीन अपने आखिरी ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए पूरी तरह एक्साइटेड था, लेकिन नागी उसे बिना किसी एफर्ट के डॉज कर देती है। वो आसानी से उससे दूरी बनाकर लॉन्ग रेंज अटैक करती है, जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। डीन अपनी ताकत से उस अटैक को हवा में ही खत्म कर देता है, लेकिन नागी बिल्कुल भी रुकने वाली नहीं थी। वो लगातार प्रेशर बनाती रहती है और तुरंत एक तेज लाइट रे शूट करती है। फिर भी डीन अपनी इनक्रेडिबल स्पीड से हर अटैक को डॉज कर लेता है और एक तेज काउंटर अटैक में फाइनली नागी की बैरियर तोड़ देता है। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि नागी सिर्फ कुछ वर्ड्स बोलकर ही एक डेवास्टेटिंग ऑफेंसिव पावर इस्तेमाल करती है, जिससे डीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। दूसरी दुनिया में यानी अर्थ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट क्विल इस पूरी बैटल को देख रहा था और उसे लग रहा था कि ये स्टोरी कुछ खास नहीं है। वो तो बस रिकमेंडेशन की वजह से इसे पढ़ रहा था और कैजुअली टाइम पास कर रहा था। उसने कमेंट में लिख दिया कि अगर उसके कमेंट पर ज्यादा लाइक्स आए तो वो आसानी से नागी को हरा सकता है। उसे ये सब बस मजाक जैसा लग रहा था और वो सीरियसली नहीं ले रहा था। लेकिन उसकी बैड लक ये थी कि उसी दुनिया का एक गॉड उसका ये कमेंट पढ़ लेता है और उसे ये इतना फनी लगता है कि वो क्विल को सपोर्ट करने का डिसाइड करता है, जैसे उसे कोई नया एंटरटेनमेंट मिल गया हो। क्विल मानता था कि कैरेक्टर डेवलपमेंट कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती और स्टोरीज बस एंटरटेनमेंट के लिए होती है। उसे लगता था कि बस फाइट और एक्साइटमेंट ही काफी है। तभी एक लड़की उससे बात करती है जिसका नाम लीसा है और वो उससे कहती है कि अपना बैग हटाओ ताकि वो बैठ सके। दोनों सेम स्कूल में थे, लेकिन क्विल थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का लड़का था और उसे सोशल सिचुएशंस हैंडल करना नहीं आता था। वो लीसा को जानता तो था, लेकिन दोनों के बीच कभी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी और लीसा क्लास के लड़कों में काफी पॉपुलर थी। हर कोई उससे बात करना चाहता था, लेकिन क्विल उससे दूर रहना चाहता था। लेकिन उसकी विल पावर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और लीसा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके सिगरेट्स कुछ देर के लिए रख ले, क्योंकि टीचर पहले उसे पकड़ चुका था और शायद एंट्रेंस पर चेकिंग होने वाली थी। क्विल को ये अजीब लगता है, लेकिन जब लीसा कहती है कि ऐसे फेवर्स तो फ्रेंड्स के बीच होते हैं, तो वो मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास वैसे भी ज्यादा दोस्त नहीं थे और वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होना चाहता था। स्कूल का माहौल पूरी तरह केओटिक था और क्विल लगातार सोच रहा था कि उसने सही किया या नहीं। उसे ये भी अजीब लग रहा था कि उसकी आगे की लड़की सिगरेट लेकर स्कूल आ रही है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी उसे पता चलता है कि पॉपुलर किड्स उसी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं जो वो बस में पढ़ रहा था, जिससे उसे काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये चीजें सिर्फ उसके जैसे लोगों को ही पसंद आती है। वो सोचता है कि शायद ये मौका है उनसे कनेक्ट करने का, इसलिए वो उनके पास जाकर स्टोरी के बारे में बात करने लगता है और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताता है ताकि वो इम्प्रेस कर सके। लेकिन उसे ऑलमोस्ट जीरो रिस्पॉन्स मिलता है और सबका रिएक्शन इतना कोल्ड होता है कि क्विल पूरी तरह ऑकवर्ड फील करने लगता है, जैसे उसने कोई बड़ी गलती कर दी हो। उसे समझ आता है कि सिर्फ सेम टॉपिक होने से कोई कनेक्ट नहीं बनता और सोशल स्किल्स उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो अपॉलॉजी देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन लीसा उसे पीछे से वियर्ड कह देती है, जिससे सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है। एक लड़का सबसे पूछता है कि क्या किसी की क्विल से दोस्ती है या कभी बात हुई है, और सब लिटरली सब मना कर देते हैं, यहाँ तक कि लीसा भी, जिससे साफ हो जाता है कि कोई भी उसे जानता तक नहीं। ग्रुप उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके अपनी बातों में लग जाता है और तभी वहाँ एक नया लड़का आता है जिसका नाम रेड्स है, जो क्विल को डिफेंड करने की कोशिश करता है ताकि वो पूरी तरह आउटसाइडर ना लगे। लेकिन क्विल खुद ही वहां से चला जाता है और रेड्स उसे नोटिस कर लेता है, जैसे उसे उसमें कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा हो। थोड़ी देर बाद फिजिकल एजुकेशन क्लास में सब फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन क्विल का सेल्फ एस्टीम पूरी तरह डाउन था और वो रिग्रेट कर रहा था कि उसने उस ग्रुप में जाने की कोशिश की। उसे लग रहा था कि वो सच में बेवकूफ है। तभी बॉल उसकी तरफ आती है और गुस्से में वो पूरी ताकत से किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल को हिट ही नहीं कर पाता और उससे भी वॉर्स ये होता है कि रेड्स जो गोलकीपर था खुद ही गोल खा लेता है। किसी को समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे और अपोजिट टीम सेलिब्रेट करने लगती है, जबकि क्विल ऑकवर्ड होकर अपॉलॉजी देता है, लेकिन रेड्स किसी और बात पर चिल्ला रहा होता है, जैसे उसे मैच से ज्यादा कुछ और मैटर कर रहा हो। बाकी लोग रेड्स पर चढ़ जाते हैं क्योंकि उसने बेट लगाई थी कि वो जीतेंगे और अब हारने के बाद उसे पैसे देने होंगे, लेकिन रेड्स को पैसे की ज्यादा परवाह नहीं थी। बाद में मेंस बाथरूम में क्विल लीसा के सिगरेट्स फेंक देता है और बैठकर फिर वही स्टोरी पढ़ने लगता है, लेकिन मैच की गलती उसे अंदर से परेशान कर रही थी और वो खुद से ही फ्रस्ट्रेट था। तभी उसे बाहर से आवाजें सुनाई देती है और रेड्स अपने दोस्तों के साथ अंदर आता है, तो क्विल वेट करने लगता है कि वो लोग चले जाएं। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे उस हालत में देखे। एक लड़का कहता है कि क्विल सुबह से उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और रेड्स इस बात पर हंसने लगता है, जैसे उसे
ये सब मजाक लग रहा हो। जब उससे पूछा जाता है कि वो क्विल को डिफेंड क्यों करता है तो कोई बताता है कि दोनों सेम प्राइमरी स्कूल में थे, लेकिन रेड्स कहता है कि वो क्लोज नहीं थे और उसे बस क्विल पर दया आती है। ये सुनकर क्विल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और उसे समझ आता है कि लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। जाने से पहले उन्हें लगता है कि बाथरूम में कोई है और रेड्स उसे कावर्ड और पैथेटिक कह देता है। क्विल गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है और सोचता है कि उसे स्टोरीज में मेन कैरेक्टर्स का हारना पसंद नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में वो हमेशा हारता है और यही बात उसे सबसे ज्यादा हर्ट करती है। वो इस दुनिया से पूरी तरह तंग आ चुका था और अपनी खुद की स्टोरी जीना चाहता था। तभी उस दूसरी दुनिया का गॉड उसके थॉट्स सुन लेता है और डिसाइड करता है कि वो देखेगा कि क्विल असल में किस चीज का बना है। आसमान में एक विशाल लाइटनिंग स्ट्राइक तैयार होती है और वो सीधा स्कूल में क्विल के ऊपर गिरती है। सब कुछ एक पल में बदल जाता है और क्विल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। क्विल पूरी तरह कंफ्यूज था। उसके कानों में बहुत ज्यादा शोर गूंज रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक नैरेटर अनाउंस करता है कि बैटल को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि नागी और डीन के बीच किसी अननोन का अचानक आ जाना कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। क्विल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि वो ठीक उसी लड़की के सामने खड़ा है जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले स्टोरी में देखा था, और नागी बस ये जानना चाहती थी कि ये लड़का आखिर है कौन। अब सीन थोड़ा पीछे जाता है, उस मोमेंट पर जब क्विल यहाँ आया ही नहीं था। डीन अपना हाथ खोकर जमीन पर गिर चुका था और पूरा स्टेडियम टॉप रैंकर नागी की जीत सेलिब्रेट कर रहा था। दो वॉरियर्स आपस में फाइट के बारे में बात कर रहे थे। हेलमेट वाला कहता है कि ये बैटल बहुत प्रेडिक्टेबल थी और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ खड़ी लड़की कहती है कि डीन ने एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और ये फाइट सच में इम्प्रेसिव थी। वो एक्सप्लेन करती है कि जितने भी टूर्नामेंट्स अब तक हुए हैं, ये पहली बार था जब कोई नागी के डोमेन में एंटर कर पाया था और डीन की वो छोटी सी इंजरी भी एक्चुअली एक हिस्टोरिक मोमेंट थी। हेलमेट वाला आदमी हैरान होकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली बार किसी ने उसे छुआ हो, लेकिन लड़की उसे करेक्ट करते हुए कहती है कि नागी पावर के हाईएस्ट लेवल पर है और ये बिल्कुल नॉर्मल है कि उससे पहले कोई उसे छू भी नहीं पाया। नागी की डिफेंस प्रैक्टिकली इनविंसिबल थी, एक ऐसा एब्सोल्यूट डोमेन जिसे ऑलमोस्ट कोई ब्रेक नहीं कर सकता था। ये अल्टीमेट लेवल ऑफ डिफेंस था। तभी अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा लाइटनिंग स्ट्राइक बनता है और सीधा नागी के सामने गिरता है और यहीं पर क्विल की एंट्री होती है। स्टेडियम में मौजूद लोग डर जाते हैं क्योंकि डीन के अलावा कोई और भी नागी के एब्सोल्यूट डोमेन में घुस आया था, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल माना जाता था। डीन जमीन पर पड़ा हुआ था और सब लोग सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई रैंडम लड़का ऐसे ही उस डोमेन को क्रॉस कर दे। वही क्विल कूल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे अभी पैनिक में कुछ भी हो सकता है। उसे खुद नहीं पता था कि वो यहाँ आया कैसे। अभी 2 सेकंड पहले वो अपने स्कूल के बाथरूम में था और अब अचानक यहाँ खड़ा है, लेकिन फिर उसकी नजर नागी पर जाती है और उसे लगता है कि उसने उसे कहीं देखा है। नागी उससे कहती है कि वो अपनी पहचान बताए। क्विल सोचता है कि अगर ये सच में नागी है तो ये सब कुछ सिंपल सपना नहीं हो सकता, लेकिन फिर खुद को काम करते हुए वो मान लेता है कि ये बस एक ड्रीम है। वो उसके पास जाने लगता है और कुछ बेवकूफी भरी बातें करने लगता है। तभी नागी उसे स्ट्रिक्टली कहती है कि वही रुक जाए, लेकिन क्विल उसकी बात नहीं मानता। तब नागी सीरियस हो जाती है और अपना डोमेन एक्टिवेट कर देती है, एक ऐसी फोर्स जो क्विल को अंदर तक हिला देती है, और ये वो पावर थी जो उसने डीन के खिलाफ भी पूरी तरह यूज नहीं की थी। डीन नीचे पड़े पड़े ये समझ जाता है कि नागी ने उसके साथ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की थी और उसे यकीन था कि क्विल तो इस प्रेशर में खड़ा भी नहीं रह पाएगा, लेकिन सरप्राइजिंगली वो अभी भी खड़ा था। असल में क्विल को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे तो बस अपने आसपास की हवा और एनर्जी इंटरेस्टिंग लग रही थी और वो सिचुएशन की सीरियसनेस समझ ही नहीं पा रहा था। नागी को लगता है कि क्विल उसे चैलेंज कर रहा है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और सीधे उसके खिलाफ रेडी हो जाती है। ये देखकर डीन भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उसके खिलाफ ऐसा रिएक्शन नहीं देखा था। डीन सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का है कौन और कितना स्ट्रांग है, लेकिन तभी क्विल रियलाइज करता है कि वो सच में मारा जा सकता है और तुरंत डरकर नागी से माफी मांगने लगता है। उसकी हालत इतनी पैथेटिक थी कि वो अपने ही सपने में मरने से डर रहा था, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी ही बात याद आती है और वो सोचता है कि अगर वो यहाँ भी भागेगा तो वो किस तरह का इंसान है। वो नागी से पूछता है कि क्या उसे वो वीक लगता है, क्योंकि वही वीक आदमी उसे पीछे हटने पर मजबूर करेगा, लेकिन नागी एक पल में ही उसे रोक देती है और डीन ये देखकर हैरान रह जाता है कि क्विल कितनी बेवकूफी कर रहा है। क्विल सीधा अटैक कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने नागी के इंटेंशंस पढ़ लिए हैं और उसके हिसाब से वो उसे मारना नहीं चाहती, सिर्फ डराना चाहती है। लेकिन अपने डोमेन के अंदर
नागी बिना हेजिटेशन के क्विल को खत्म कर देती है। एक ही मूव में उसे काट देती है और अटैक की फोर्स उसे स्टेडियम की दीवारों से टकराकर प्रैक्टिकली खत्म कर देती है। लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने अभी क्या देखा और नागी कामली अनाउंसर से कहती है कि टूर्नामेंट के रिजल्ट्स अनाउंस करे। दूसरी डायमेंशन में बैठा गॉड ये सब देख रहा था और क्विल के परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड था। उसे लगा था कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सोचता है कि उसे लोगों के कमेंट्स पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इस गेम को यही खत्म नहीं करना चाहता था और आगे कंटिन्यू करने के लिए एक्साइटेड था। क्विल को लग रहा था कि वो मर चुका है और तभी अचानक एक अजीब सी रोशनी उसकी आंखों को ब्लाइंड कर देती है और वो खुद को एक नई जगह पर पाता है जहां एक लड़की उसे जोर से चिल्लाकर उठा रही थी। उस लड़की को हम लस कहेंगे। क्विल घबराकर उठता है और पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन तभी अचानक आग की एक लपट उसे घेर लेती है। लज उसे हवा में उठाकर पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है कि वो पहले उसे माफ करने वाली थी, लेकिन अब उसने सवाल पूछने की हिम्मत की है तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। क्विल कुछ समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है और जैसे जैसे लज उसका गला कसती है वो कहती है कि उसने एक लाइन क्रॉस कर दी है और अब उसे इसकी सजा मिलेगी। तभी अचानक कोई उसे रुकने का आदेश देता है और लज तुरंत रुक जाती है। क्विल जमीन पर गिरता है और देखता है कि उसे किसने बचाया। वो गॉड लज को उसकी स्वॉर्ड फॉर्म में बदल देता है और कैजुअली कहता है कि उस लड़की को माफ कर दे क्योंकि उसे पैदा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम आर्थर है और वो इस दुनिया का गॉड है। ये सुनते ही क्विल रोने लगता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन आर्थर उसे चुप कराता है और कहता है कि उसने उसकी इंट्रोडक्शन खराब कर दी। फिर वो क्विल को ध्यान से देखने लगता है जैसे डिसाइड कर रहा हो कि उसके साथ क्या करना है। क्विल लगातार उससे माफी मांगता रहता है और जाने की भीख मांगता है, लेकिन आर्थर कहता है कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है और वो उसे सब कुछ समझाएगा। वो बताता है कि उसने क्विल को सिर्फ अपने मजे के लिए चुना है ताकि वो इस दुनिया का प्लेयर बन सके। क्विल को समझ ही नहीं आता कि प्लेयर क्या होता है। ये सुनकर आर्थर इरिटेट हो जाता है और कहता है कि स्टोरी में ये क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था, इसलिए अब वो खुद उसे दिखाएगा। वो बताता है कि इस दुनिया में सेलेस्टियल अरीना नाम की एक टावर है जहां हर फ्लोर पर अलग अलग मॉन्स्टर्स और चैलेंजेस होते हैं और हर लेवल के साथ रिवॉर्ड्स और लक्जरीज भी बढ़ती जाती है। प्लेयर्स वो लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उनके पास वो ताकत होती है जिससे वो इस टावर को क्लियर कर सके। और अब क्विल को भी उसी गेम का हिस्सा बनना था। डीन दूसरा सबसे पावरफुल वॉरियर और नागी इतिहास की सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर दोनों ही प्लेयर्स थे और अब क्विल भी उन्हीं की तरह एक प्लेयर बनने वाला था। लेकिन क्विल पूरी तरह कंफ्यूज था और वो चिल्लाने लगता है कि वो प्लेयर नहीं बनना चाहता। उसके पास ना ताकत है, ना स्किल्स और ना ही वो डीन या नागी जैसे मॉन्स्टर से लड़ सकता है। वो आर्थर पर चिल्लाता है कि वो उसे मजबूर नहीं कर सकता यहाँ रहने के लिए और वो उसकी बात कभी नहीं मानेगा। लेकिन आर्थर बिल्कुल काम रहते हुए कहता है कि ये डिसीजन क्विल का खुद का था क्योंकि उसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था। सब कुछ उस स्टूपिड कमेंट की वजह से हुआ था जिसमें क्विल ने लिखा था कि अगर उसके कमेंट पर ज्यादा लाइक्स आए तो वो नागी को हरा सकता है और वही वर्ड्स अब उसके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट बन चुके थे। आर्थर कहता है कि वो बस वही कर रहा है जो क्विल ने खुद कहा था। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये सच में कॉन्ट्रैक्ट था या आर्थर ने बस उसे एक्सक्यूज बनाकर यहाँ खींच लिया। आर्थर पहले सीरियस बनकर क्विल को डराता है लेकिन फिर हंसते हुए कहता है कि वो मजाक कर रहा था और अगर क्विल सच में वापस अर्थ जाना चाहता है तो वो उसे उसकी बोरिंग और दुखी दुनिया में वापस भेज देगा। ये सुनकर क्विल सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसकी दुनिया कोई खास नहीं थी। वहाँ लोग उसे इग्नोर करते थे और शायद उसके पास कोई क्लोज कनेक्शन भी नहीं था। वो बेसिकली अकेला था। आर्थर उससे दोबारा पूछता है और इस बार क्विल कहता है कि उसके पास वापस जाने की कोई खास वजह नहीं है और अगर वो नागी को हरा दे तो उसे क्या मिलेगा। आर्थर मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर वो सबसे स्ट्रॉन्ग को हरा देता है तो वो उसकी कोई भी विश पूरी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। ये सुनते ही क्विल मान जाता है और डिसाइड करता है कि वो ट्राई करेगा। आर्थर तुरंत उसे वापस टावर में भेजने की तैयारी करने लगता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर वो फिर से मर गया तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तभी क्विल उसे रोकता है और पूछता है कि क्या वो उसे ऐसे ही बिना कुछ दिए भेज देगा। कम से कम एक वेपन तो होना चाहिए क्योंकि वो इस दुनिया को जानता तक नहीं। वो कंप्लेन करता है कि ये कितना इरेस्पॉन्सिबल है कि उसे एक अननोन दुनिया में बिना किसी हथियार के भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि गेम्स में भी स्टार्टिंग में कुछ तो दिया जाता है। आर्थर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा क्या देना चाहिए तो क्विल गुस्से में उसे इरेस्पॉन्सिबल बोल देता है जिससे लज नाराज हो जाती है। लज तुरंत वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर क्विल को थ्रेटन करती है क्योंकि उसने उसके गॉड के साथ बदतमीजी की थी। क्विल तुरंत डर जाता है और एक कावड़ की तरह घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है। आर्थर
आर्थर दूर खड़े ये सब देख रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक मजेदार आइडिया आता है। वो इतना हंसता है कि खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि उसे ये सिचुएशन काफी एंटरटेनिंग लग रही थी। वो डिसाइड करता है कि अगर क्विल को वेपन चाहिए तो लज ही उसकी वेपन बनेगी क्योंकि वो असल में लेजेंडरी स्वॉर्ड एक्सकैलिबर है। ये सुनकर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और किसी को भी ये आइडिया पसंद नहीं आता। लज आर्थर को छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन आर्थर उनकी कोई बात नहीं सुनता और उन्हें शांत रहने को कहता है क्योंकि उसने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया था। आर्थर लज को जोर से क्विल की तरफ धक्का देता है और एक स्पेल एक्टिवेट करता है जिससे दोनों को वापस टेरेरियो भेजा जाता है। जाते जाते वो क्विल से कहता है कि लज बहुत पावरफुल है और एक परफेक्ट पार्टनर होगी उसके जैसे वीक लड़के के लिए। लज रोने लगती है और पूछती है कि आर्थर उसे छोड़कर क्यों जा रहा है, लेकिन पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और दोनों को सीधे टेरेरियो भेज दिया जाता है। इस बार उनकी एंट्री के साथ जो एक्सप्लोजन होता है वो और भी ज्यादा बड़ा होता है, जैसे दो लोगों के आने से इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो गया हो। लेकिन कुछ अजीब होता है, लज का शरीर बदलने लगता है क्योंकि अब वो क्विल के पावर से लिंक हो चुकी थी। वो एक छोटी कमजोर बच्ची में बदल जाती है जिसके पास ज्यादा पावर नहीं है और ये देखकर क्विल पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो सवाल पूछने लगता है लेकिन लज गुस्से में उसे ब्लेम करती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। दोनों एक डेजर्ट में खड़े थे और लज अभी भी चिल्ला रही थी कि तभी अचानक एक जायंट उनके पीछे आ जाता है और वो लज पर हमला करने की कोशिश करता है। क्विल उसे वार्न करता है और लज किसी तरह उस अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन वो जायंट रुकने वाला नहीं था। वो पूरी ताकत से बार बार अटैक करता है जैसे वो उन्हें खत्म करना चाहता हो। क्विल सिर्फ ये देख सकता था कि हर पंच के साथ जमीन हिल रही थी और लज मुश्किल से उन अटैक से बच रही थी। आखिरकार लज क्विल के पास वापस आ जाती है और क्विल उस जायंट से पूछता है कि वो कौन है और क्यों हमला कर रहा है, लेकिन वो जवाब देने के मूड में नहीं था। वो कहता है कि यहाँ सवाल पूछने का हक उनका नहीं है और खुद को रेड हुड ग्रुप का लीडर बताता है। एक प्लेयर जो कहता है कि उसकी बेस पर अटैक करने की कीमत बहुत भारी होगी। उसकी बातें क्विल और लज को समझ ही नहीं आती, लेकिन वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि पहले लज को पकड़ो और कई लोग उस पर टूट पड़ते हैं। लज गुस्से में कहती है कि उसे यही वजह थी कि उसे इंसानों की दुनिया पसंद नहीं है और क्विल पैनिक में नहीं समझ पाता कि क्या करे। लज उसे चुप कराती है और कहती है कि उसे सोचने दे। फिर वो क्विल से कहती है कि उसे मजबूती से पकड़ ले और वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करती है ताकि वो फिर से एक्सकैलिबर बन सके। बाकी लोग समझ जाते हैं कि ये एक ईगो वेपन है, डिवाइन लेवल की वेपन जिसमें खुद की कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन क्विल को समझ नहीं आता कि उसे करना क्या है। आर्थर दूर से ये सब देख रहा था और बस हंस रहा था क्योंकि उसे ये सब बहुत एंटरटेनिंग लग रहा था। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि लज अभी पूरी तरह रेडी नहीं थी और इसी हालत में दोनों पूरी तरह फंस चुके थे। अब उनके बचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। लज एक ऐसी वेपन थी जिसके अंदर आत्मा थी। ऐसे वेपन्स डिवाइन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि उनका बेस पावर तो अच्छा होता है पर उनकी असली ताकत उनके विल्डर की मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है और इसी वजह से इस समय लज प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट यूजलेस बन चुकी थी। हर बार जब लज ट्रांसफॉर्म होती थी वो एक अलग डायमेंशन में चली जाती थी जो स्वॉर्ड के अंदर होता था। वहाँ से वो बाहर की सारी चीजें देख सकती थी, लेकिन इस बार वो खुद ही वापस नॉर्मल फॉर्म में आ गई क्योंकि उसने खुद को पहले कभी इतना वीक और बेकार महसूस नहीं किया था। वो गुस्से में क्विल पर चिल्लाती है कि वो जो चाहे करे क्योंकि उसे अब किसी चीज से मतलब नहीं है और वो बस अकेले रहना चाहती है। उसकी हालत फ्रस्ट्रेशन और ह्यूमिलिएशन से भरी हुई थी। रेड हुड का लीडर ये सब देखकर सोचता है कि उसने गलती कर दी और क्विल पर चिल्लाने लगता है कि वो दोनों सिर्फ कचरा है और बार बार ये कहता है कि उन्होंने उसकी बेस पर हमला किया है और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये लोग सच में पागल थे और उनके इरादे काफी खतरनाक थे। कम से कम क्विल तो मेंटल ब्रेकडाउन के एज पर पहुंच चुका था, लेकिन लज और भी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसे क्विल के साथ कंपेयर किया जा रहा था। एनिमीज को उसके अंदर की पावर महसूस हो रही थी और साफ था कि ये लोग इस स्टोरी के सबसे नीचे लेवल के विलन्स में से हैं। वही आर्थर ये सब देखकर समझ जाता है कि लज ने अभी भी अपनी कुछ पावर होल्ड करके रखी हुई है। आर्थर के लिए ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट था और वो क्लियरली देख पा रहा था कि लज अपनी असली ताकत से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ एक अटैक में वो सामने की चट्टानों को चीर सकती थी। लज गुस्से में पूरी तरह जल रही थी और वो उन्हें भागने का मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन आर्थर को ये सब बोरिंग लगने लगता है। तभी आर्थर उसकी डिवाइन पावर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के साथ लज वो आखिरी चीज भी खो देती है जो उसे स्पेशल बनाती थी, यानी उसका कनेक्शन उस डिवाइन डायमेंशन से जहां आर्थर रहता था। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है क्योंकि जैसे ही लीडर देखता है कि लज की पावर खत्म हो चुकी है वो तुरंत ऑर्डर देता है कि दोनों को खत्म कर दिया जाए। क्विल एल नोटिस करता है कि लज अब लड़ने के काबिल नहीं है और वो भागने का सोचता है, लेकिन फिर खुद से सवाल करता है कि क्या ये कावर्डनेस नहीं है। लेकिन जब वो लीडर की आंखों में देखता है उसे समझ आ जाता है कि अगर वो अभी नहीं भागा तो वो यही मारा जाएगा। कई लोग लज पर टूट पड़ते हैं और वो पीछे मुड़कर
क्विल से चिल्लाकर कहती है कि क्या वो कम से कम 1 या 2 लोगों को हैंडल कर सकता है। लेकिन क्विल डर के मारे जम सा गया था। वो खुद को झूठ बोल रहा था कि शायद इस नई दुनिया में सब बदल जाएगा, कि वो खुद बदल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये थी कि वो अभी भी वही था जो भागता है और दूसरों पर डिपेंड करता है। वो घुटनों पर गिर जाता है और खुद से कहता है कि भागना ही उसे आता है। तभी उसे रेड्स की बातें याद आती है कि वो सिर्फ एक पैथेटिक लड़का है। उधर लज घायल हो चुकी थी और लीडर उसका मजाक उड़ा रहा था कि अब वो कितनी कमजोर हो गई है। लेकिन लज हंसकर कहती है कि उसे हराने के लिए उसे और उसके सारे आदमी मिलकर आना पड़ रहा है। लीडर इरिटेट होकर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और एक और भारी अटैक मारने वाला होता है। लेकिन ठीक उसी पल क्विल बीच में आकर उसे रोक लेता है और लज को प्रोटेक्ट करता है। अटैक उसकी पीठ पर लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो पूरी तरह टूटता नहीं है। लज चिल्लाती रहती है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था। क्विल उससे पूछता है कि वो क्यों नहीं अपनी जान दाव पर लगा सकता किसी फाइट को जीतने के लिए, और ये सुनकर लज समझ जाती है कि क्विल के अंदर कुछ बदल गया है। वो खड़ी होती है और कहती है कि अब उन्हें ये साथ में करना होगा। इस बार दोनों एक साथ लड़ेंगे, साइड बाय साइड। एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और इस बार क्विल की डिटर्मिनेशन पूरी तरह बदल चुकी थी। ये एक्सकैलिबर का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म नहीं था, लेकिन अब वो उसकी बेसिक पावर इस्तेमाल कर पा रहा था। उसे महसूस होता है कि वो जीत सकता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर वालों से नहीं बल्कि खुद से है। लज अपनी एनर्जी स्वॉर्ड में ट्रांसफर करती है और अब क्विल के हाथ में ग्लोइंग एक्सकैलिबर होती है। लीडर पीछे हटने वाला नहीं था। उसके आदमी उस पावर को देखकर डर गए थे, लेकिन वो खुद एक्साइटेड था, क्योंकि उसे ऐसे फाइटर्स पसंद थे जिनसे लड़ने में मजा आए। वो उन लोगों से नफरत करता था जो सिर्फ अपने वेपन्स पर डिपेंड करते हैं, और यही रीजन था कि उसने ये गैंग बनाई थी। वो अपनी ताकत पर पूरा भरोसा करता था। वो अपनी पूरी ताकत जमीन पर मारता है और एक बहुत बड़ी चट्टान को उखाड़कर हवा में उठा लेता है। उसे यकीन था कि एक ईगो वेपन उसके रॉ पावर का सामना नहीं कर सकती। वो पूरी ताकत से उस चट्टान को क्विल पर फेंक देता है ताकि उसे कुचल सके, लेकिन क्विल हिलता तक नहीं और एक काम स्टांस लेता है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो। जैसे ही चट्टान उसके ऊपर गिरती है, एक तेज रोशनी उसे 2 हिस्सों में काट देती है और सब लोग शॉक में रह जाते हैं। एक्सकैलिबर का अटैक एक असली लाइट बीम जैसा था जो एक ही स्विंग में सारे एनिमीज को साफ कर देता है, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। स्वॉर्ड क्विल की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती है और वो वही बेहोश होकर गिर जाता है। बाकी सारे रेड हुड बैंडिट्स भी हारकर गिर चुके थे। दूसरी तरफ आर्थर अपनी डायमेंशन में ये सब देखकर खुश था। अब उसे लग रहा था कि ये शो देखने लायक है और चीजें फाइनली इंटरेस्टिंग हो रही है। उसके हिसाब से अब सही कैंडिडेट्स एक जगह इकट्ठा हो चुके थे और उसकी बनाई हुई दुनिया का टाइम सच में आगे बढ़ने लगा था। वापस टेरेरियो में क्विल और लज अब एक कैरेज में छिपे हुए थे और एक बूढ़ा आदमी उन्हें ले जा रहा था। ऊपर एक क्रीचर बैठा था जिसे पोपा कहा जाता है, इस दुनिया की एक जानी पहचानी स्पीशीज। वो बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि आखिर क्यों उसे इन दोनों बच्चों को अपनी गाड़ी में छुपा कर ले जाना पड़ रहा है। जब बूढ़ा आदमी अपने पोपा को सजा रहा था, तभी लज लाल हुड पहनकर क्विल को घसीटते हुए वहां आती है और बूढ़े को आदेश देती है कि उन्हें सेंट्रल सिटी तक छोड़ दे। उसकी एटीट्यूड ऐसी थी कि बूढ़े को तुरंत लगा कि वो कोई क्रिमिनल है और उसने मजबूरी में हाँ कर दी। बूढ़ा मन ही मन सोच रहा था कि उसे किडनैप कर लिया गया है, और सच कहें तो लज का बिहेवियर भी ऐसा ही लग रहा था। वो गुस्से में सोचता है कि अगर वो 50 साल छोटा होता तो इन दोनों को सबक सिखा देता। उधर लज बार बार क्विल को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। क्लियरली वो एग्जॉस्टेड था, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी बैटल में खर्च कर दी थी। वो सोचने लगती है कि क्या आर्थर उसे लेने आएगा, या फिर क्या होगा अगर क्विल पागलों की तरह उठ गया। तभी अचानक क्विल नींद में ही एक कोरियन डिश का नाम चिल्लाता है, जिससे लज डर जाती है और सिर पर एक पंच मार देती है, जिससे क्विल का सिर फूल जाता है। इसके बाद दोनों उस रेड हुड वाली फाइट के बारे में बात करने लगते हैं। क्विल खुद हैरान था कि उसने क्या किया, लेकिन लज उसे डांटती है क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। लज को लगता है कि क्विल ने आर्थर की डिवाइन पावर यूज की थी, और किसी गॉड की ताकत इस्तेमाल करना कोई छोटी बात नहीं होती। ये पावर लोगों को नॉकआउट करने के लिए थी, मारने के लिए नहीं। वो मानती है कि चाहे क्विल दिखने में बेवकूफ लगे, लेकिन उसने एक्सकैलिबर को पकड़कर डिवाइन पावर इस्तेमाल की, जो अपने आप में बड़ी बात थी। क्विल कहता है कि उसे कुछ वेग सा याद है, और लज उसे बोलती है कि जो भी याद है वो बता दे, क्योंकि हर चीज काम आ सकती है। लेकिन क्विल उल्टा उसे थैंक यू बोल देता है कि उसने उस पर भरोसा किया, और फिर उसका नाम लेने की कोशिश करता है, जिससे दोनों में बच्चों जैसी लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि लज इंसिस्ट करती है कि उसका नाम एक्सकैलिबर है। थोड़ी नोकझोंक के बाद आखिरकार वो सेंट्रल सिटी पहुंच जाते हैं, जहां से टावर शुरू होती है, और यही प्लेयर्स को ट्रेन किया जाता है। क्विल एंट्रेंस पर सिक्योरिटी देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसे आइटम्स
थे जो इस दुनिया में अननोन थे और वो बस एक छोटी लड़की के साथ था। उसे लगता है कि अब उसे खुद ही सर्वाइव करना होगा, लेकिन लज उसे इंटरप्ट करके कहती है कि पैसे की चिंता नहीं है क्योंकि उसने रेड हुड गैंग का सारा लूट ले लिया है और अब वो खुद को टीम की बड़ी बहन मान रही थी। दोनों ये डिसाइड कर रहे थे कि रात को क्या खाएंगे, तभी अचानक कोई चिल्लाता है कि उन्हें पकड़ लिया गया है। असल में वो बूढ़ा आदमी गार्ड्स के पास कंप्लेंट करने चला गया था कि उसे किडनैप किया गया। वो गार्ड्स को बता रहा था कि इन बच्चों ने उसे थ्रेटन किया था। लज गुस्से में चिल्लाती है कि उसने बस मदद मांगी थी, लेकिन क्विल तुरंत खुद को विक्टिम बना देता है और कहता है कि वो तो बेहोश था। ये सुनकर लज उसे पीटना शुरू कर देती है और गार्ड चिल्लाते हैं कि ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि रेड हुड गैंग वांटेड है। और बूढ़ा कहता है कि ये दोनों उसी गैंग के लोग हैं। शुरू से ही बूढ़े को यही लगा था कि ये दोनों क्रिमिनल्स हैं और अब सारे सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। दूर से एक और आदमी ये सब बिना समझे जज कर रहा था। लज समझ जाती है कि सिचुएशन डेंजरस हो चुकी है और क्विल खुद को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसका कावर्ड साइड फिर से भागना चाहता था, लेकिन इस बार उसने डिसाइड कर लिया था कि वो नहीं भागेगा। वो सोचता है कि शायद बात करके सिचुएशन क्लियर की जा सकती है क्योंकि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उससे पहले लज सीधा अटैक कर देती है। अब क्विल को समझ आता है कि इस दुनिया में लोग सच में पागल है क्योंकि लज बिना सोचे गार्ड्स को मारने लगती है और चिल्लाती है एक कम हुआ। वो महसूस करती है कि उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही है और सोचती है कि इन गार्ड्स को हराने के लिए उसकी रॉ स्ट्रेंथ ही काफी होगी। गार्ड्स भी बिना सोचे हमला करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लज प्लेयर नहीं है और वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन लज उनकी लैंस छीनकर एक गार्ड के चेहरे पर दे मारती है और दूसरे के फेस पर ब्रूटल फोर्स से मारती है। वो उन्हें वीक समझकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन गार्ड्स अब समझ जाते हैं कि पावर गैप बहुत बड़ा है और उनका लीडर ऑर्डर देता है कि मेन गार्ड लीडर को बुलाओ। लज जमीन पर वार करके अपनी स्पीड से लगातार गार्ड्स को गिराती रहती है, लेकिन तभी ऊपर से एक जबरदस्त हमला आता है और क्विल चिल्लाकर उसे वार्न करता है। गार्ड लीडर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन लज समय रहते स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अटैक बचाकर फिर से क्विल के हाथ में आ जाती है। स्वॉर्ड के अंदर से लज चिल्लाती है कि वो उस अटैक को डॉज कर सकती थी, लेकिन क्विल कहता है कि उसके पास ऐसी स्पीड नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी है। जैसे एक प्रे को पता होता है कि असली खतरा कहाँ है। आर्थर की दी हुई पावर से उसकी इंस्टिंक्ट और तेज हो गई थी और उसे साफ महसूस हो रहा था कि गार्ड लीडर बहुत डेंजरस है। वो आदमी अपना नाम रैन बताता है और कहता है कि उसका अटैक मिस हो गया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। वो सच में एक पावरफुल प्लेयर था। रैन अपने कपड़ों को ही वेपन की तरह इस्तेमाल करता था और उसकी ताकत देखकर क्विल को डर लगने लगता है। लज उसे कहती है कि फोकस करे और डर से बाहर आए क्योंकि अगर वो जमीन को इतना डैमेज कर सकता है तो उनके लिए वो और भी खतरनाक है। क्विल मानता है कि उसे डर लग रहा है, लेकिन वो भागेगा नहीं। तभी उसे महसूस होता है कि स्वॉर्ड अचानक हैवी हो गई है और लज बताती है कि ये उसकी करंट स्ट्रेंथ की वजह से है। वो कहती है कि इस हालत में वो सिर्फ 2 मिनट तक एक्सकैलिबर का पावर यूज कर सकता है। ये सुनकर क्विल सोचता है कि क्या उन्हें सच में लड़ना चाहिए। वो आर्ग्यू करता है कि उनका गोल नागी को हराना है और रैन से लड़ना उन्हें आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन लज कहती है कि या तो वो रैन को हराएं या फिर वो दोनों मारे जाएंगे। रैन उनकी बातें इग्नोर करके सीधे फुल पावर अटैक करता है और उन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर देता है। क्विल को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। रैन की क्लॉथ अटैक्स पल भर में क्विल को जकड़ लेती है और उसे जबरदस्ती घुटनों पर गिरा देती है। वो कहता है कि उन्हें इनोसेंट होने का हक नहीं है क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया है। वो उन्हें डेथ सेंटेंस दे देता है और क्विल महसूस करता है कि उसके शरीर की हड्डियां धीरे धीरे दबने लगी है। पागल रैन सच में वहीं पर उन्हें खत्म करने वाला था, लेकिन उसी वक्त क्विल सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और उसे साफ महसूस होता है कि रैन एक बिल्कुल अलग लेवल पर है। अगर ये एक असली प्लेयर है तो उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी ताकि वो पावर डिफरेंस को समझ सके। क्विल पूरी ताकत से एक्सकैलिबर को पकड़ता है और एक जोरदार वार में रैन की क्लॉथ अटैक्स को चीर कर रख देता है। ये देखकर रैन गुस्से में कहता है कि क्विल ने अनफॉरगिवेबल क्राइम्स किए हैं और अब ये लड़ाई उसके ऑनर की है, एक गार्डियन के रूप में। लज चिल्लाकर क्विल को मोटिवेट करती है। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कैसे, लेकिन उसके अंदर फिर से एनर्जी भर गई थी। क्विल खुद को स्टेडी करता है और काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है। इतनी भारी एनर्जी देखकर रैन भी अलर्ट हो जाता है। क्विल को लगता है कि उसका शरीर और स्वॉर्ड दोनों पावर से ओवरफ्लो कर रहे हैं, जैसे ये आर्थर की दी हुई ताकत हो। लेकिन अटैक करने से पहले उसकी नजर आसपास खड़े इनोसेंट लोगों पर पड़ती है। कुछ बूढ़े लोग रैन के पास ही खड़े थे और अगर वो अटैक करता तो वो भी घायल हो जाते। क्विल का ग्रिप ढीला पड़ जाता है और वो साफ कहता है कि वो इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता। ये सुनकर लज उस पर चिल्लाने लगती है कि ये मौका था। रैन तुरंत ये मौका समझ जाता है और बिना देर किए उन पर टूट पड़ता है। वो क्विल के चेहरे पर एक भारी पंच मारता है जिससे वो सीधे
जमीन पर जा गिरता है। अगर वो बच गया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आर्थर ने उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ डाल दी थी, वरना वो वही खत्म हो जाता। रैन अब और सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों डेंजरस है। अगर वो उसके अटैक से बच सकते हैं तो उनके पास और भी हिडन पावर हो सकती है। वो अपनी क्लॉथ को वेपन में बदलता है और फिर से अटैक करने के लिए स्टांस लेता है। क्विल अभी भी शॉक में था और लस खुद को ब्लेम करने लगती है कि वो केयरलेस थी। रैन अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक एक फ्लफी बॉल जैसी क्रीचर वहां आ जाती है। वो एक पोपा था जो दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। रैन हैरान रह जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एक सेक्रेट पोपा इन दोनों को क्यों बचा रहा है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि अगर किसी को पोपा भी प्रोटेक्ट करे तो रैन भी उसे हार्म नहीं कर सकता क्योंकि पोपा इस दुनिया में सेक्रेड होते हैं। रैन मजबूरी में अपना अटैक रोक देता है। वो अब कन्विंस था कि ये दोनों हॉस्टाइल हैं, लेकिन पोपा की वजह से वो उन्हें मार नहीं सकता। इसलिए वो लस को बेहोश करने के लिए एक कंट्रोल्ड अटैक करता है और बाकी गार्ड्स को आदेश देता है कि दोनों को कैसल की सेल में बंद कर दिया जाए। इस तरह दोनों को कैद कर लिया जाता है। रैन अपने किंग को सारी बात बताता है और किंग कहता है कि उसने जल्दबाजी में बच्चों पर अटैक किया। उसे तो मजा आता अगर वो देखता कि पोपा ने रैन को कैसे रोका। रैन इंसिस्ट करता है कि ये दोनों सस्पिशियस है और कुछ अजीब पावर रखते हैं। तब किंग क्विल की टाई दिखाता है और कहता है कि इसका मटेरियल और डिजाइन अलग है, इसलिए ये लोग अनयूजुअल है। किंग को याद आता है कि उसने पहले भी किसी को ऐसी टाई में देखा था और वो नाम लेता है रेड्स का, जो इस दुनिया में आया था और नागी के गिल्ड में शामिल हो गया था। वो एक्सप्लेन करता है कि ये सिटी फैक्शंस या गिल्ड्स में डिवाइडेड है और हर फैक्शन का एक लीडर होता है। इसलिए डीन जैसे लोगों को हर नए व्यक्ति पर ध्यान देना पड़ता है। उधर जेल में क्विल और लस बंद थे और उनके पास एक पोपा भी था जो जैसे उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। क्विल लस से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। क्विल समझ जाता है कि ये सब उसकी गलती है। अगर वो समय पर अटैक करता तो शायद वो यहाँ नहीं होते। फ्रस्ट्रेशन में वो खुद को मारने लगता है। लस उसे रोकती है और खुद माफी मांगती है। वो कहती है कि फाइट उसने शुरू की थी और वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए ये सब उसकी गलती भी है। वो क्विल से कहती है कि वो उसे मारे ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, लेकिन क्विल कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसी थिंकिंग है। उसे लगता है कि लस का दिमाग बस वायलेंस से भरा है और इसलिए वो हर सिचुएशन में फाइट करना चाहती है। वो टॉपिक बदल देता है और उसे लस कहकर बुलाता है, जबकि उसका असली नाम एक्सकैलिबर है। लस को फर्क नहीं पड़ता कि क्विल उसे क्या बुलाता है और दोनों कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन काफी समय बीत चुका था और अब उन्हें एस्केप करना था। बाहर गार्ड्स नींद में थे और तभी रैन और डीन वहां पहुंचते हैं। गार्ड्स माफी मांगते हैं लेकिन डीन कैजुअली कहता है कि इतनी बोरिंग जगह में किसी को भी नींद आ जाएगी। रैन उन्हें डांटता है और पूछता है कि कैदी कहाँ है। तभी अचानक जेल के एक साइड में जोरदार एक्सप्लोजन होता है। क्विल और लस दीवार तोड़कर बाहर निकल आते हैं और ये देखकर डीन भी शॉक हो जाता है। रैन गुस्से में गार्ड्स को मारने ही वाला था कि ये केओस और बढ़ जाता है। रैन कहता है कि इतना शोर करना बेवकूफी है और क्विल ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था क्योंकि उसने दीवार तोड़ने में बहुत एनर्जी खर्च कर दी थी। लेकिन रैन अपनी क्लॉथ पावर से तुरंत कंट्रोल ले लेता है और दोनों को गिरा देता है। उन्हें अचानक महसूस होता है कि उनका शरीर भारी हो गया है। क्विल समझ जाता है कि उनकी क्लोथ्स ही हैवी हो गई है और रैन एक पल में उनके पास पहुंचकर उन्हें सरेंडर करने को कहता है। क्विल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बैंडेड नहीं है और उनका सिर्फ एक ही गोल है, टावर पर चढ़ना, लेकिन रैन उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि बहुत लोग इसी बहाने यहाँ आते हैं, जैसे इंसेक्ट्स लाइट की तरफ आते हैं और वो सबको एक जैसा ही देखता है। अब उनके पास या तो फाइट करने का ऑप्शन था या फिर पूरी तरह सरेंडर करने का, और दोनों ही रास्ते आसान नहीं थे। रैन कहता है कि बहुत लोग टावर पर चढ़ना चाहते हैं ताकि वो इन्फिनिटली रिच बन सके, लेकिन टावर कोई आसान जगह नहीं है। वहाँ ऐसे प्लेयर्स भरे पड़े हैं जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है और ये दोनों तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो साफ कह देता है कि ये बच्चे टावर के चैलेंजेस पार नहीं कर पाएंगे। तभी डीन बीच में बोलता है कि अब काफी है और वो सीधे क्विल से बात करना चाहता है। क्विल उसे पहचान लेता है, वही वॉरियर जो नागी से हारा था, और डीन खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो इस एंट्री विलेज का किंग है। क्विल पूरी तरह हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि इन दोनों के सामने उसका कोई चांस नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद क्विल होश में आता है और उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। सब कुछ अजीब लग रहा था और आसपास के बच्चे भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। लस भी वही थी और वो गुस्से में उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। वो इंसिस्ट करती है कि उन्हें यहाँ से भागना होगा क्योंकि ये मौका सही है। तभी अचानक रैन पीछे से आ जाता है और कहता है कि अब उन्हें उसके साथ चलना होगा क्योंकि किंग उनसे मिलना चाहता है। क्विल उसके पीछे पीछे चलता है लेकिन अंदर से डरा हुआ था क्योंकि कुछ समय पहले यही आदमी उन्हें मारने वाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है और लस भी उसके साथ नहीं थी। उसके बिना क्विल खुद को बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रहा था, जैसे एक पंचिंग बैग। आखिरकार वो किंग के ऑफिस पहुंचते हैं जहां डीन
उनका इंतजार कर रहा था। डीन उसकी तारीफ करता है कि उसने जेल की दीवार तोड़ दी, जो कि कोई आसान काम नहीं है। वो क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या उसने वही पावर यूज की थी जिससे वो नागी के डोमेन में घुस पाया था। उसे जानना था कि क्विल के अंदर कैसी ताकत है। क्विल फंस जाता है क्योंकि अगर वो झूठ बोले तो ये डेथ सेंटेंस हो सकता है, और अगर सच बताएं तो शायद कोई उस पर यकीन ही ना करे। डीन नोटिस करता है कि क्विल नर्वस है, इसलिए वो कहता है कि अगर वो जवाब नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है कि प्लेयर्स अपने पावर्स का ओरिजिन छुपाते हैं। वो बताता है कि उसने उसे बस क्यूरियोसिटी में बुलाया था और अब उसे उसकी बिलोंगिंग्स वापस करनी है जो जेल में कॉन्फिस्केट की गई थी। क्विल समझ जाता है कि उसे इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया है और अब वो क्रिमिनल नहीं रहा। ये सब उस बूढ़े आदमी की वजह से हुआ जिसने साफ कहा कि उसे यकीन नहीं था कि ये दोनों रेड हुड गैंग के हैं। क्विल को ये सोचकर थोड़ी हंसी आती है कि इनोसेंट लोगों को बचाने का उसे आखिर रिवॉर्ड मिल ही गया। डीन उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि इस लड़के में पोटेंशियल है और वो उसकी लॉयल्टी सिक्योर करना चाहता है। वो क्विल से पूछता है कि वो टावर पर क्यों चढ़ना चाहता है और क्विल बिना हिचकिचाए कहता है कि उसका गोल नागी को हराना है और खुद नंबर 1 बनना है। ये सुनकर रैन चुपके से सुन रहा था और उसे लगता है कि ये लड़का रियलिटी से बहुत दूर है, क्योंकि नागी को हराना किसी फैंटेसी से कम नहीं है। डीन क्विल को खिड़की से बाहर देखने को कहता है जहाँ से पूरी सिटी और कैपिटल साफ दिख रही थी। वो उसे दूर के सबसे बड़े बिल्डिंग्स दिखाता है और कहता है कि वो अवलोक गिल्ड की टेरिटरी है और नागी उस गिल्ड की लीडर है जो सबसे पावरफुल गिल्ड है। क्विल को समझ आता है कि नागी को हराना सिर्फ एक इंसान को हराना नहीं बल्कि पूरे गिल्ड से लड़ना है। ये प्रैक्टिकली वॉर डिक्लेयर करने जैसा है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या वो ऐसा कर सकता है, एक ऐसा लड़का जो अपनी स्कूल लाइफ में भी खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। डीन उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि वो भी अवलोक गिल्ड को हराना चाहता है और वो क्विल को गाइड करेगा ताकि वो पहला कदम उठा सके। डीन उसे बताता है कि टावर चढ़ने के लिए पहले ऑफिशियल प्लेयर बनना पड़ेगा और उसके लिए उसे प्लेयर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में एनरोल करना होगा। कुछ समय बाद क्विल पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाता है, लेकिन अब उसे साफ पता था कि उसे क्या करना है। तभी रैन फिर से उसके पीछे आ जाता है और उसे ताना मारता है कि उसके पास ना लेवल है ना करेज प्लेयर बनने का। वो उसे प्रोवोक करता है और कहता है कि डीन की बातें सुनकर वो बेवकूफी कर रहा है और उसे रियलिटी समझनी चाहिए। रैन ऑलमोस्ट फिर से उसे मारने वाला होता है, लेकिन लज बीच में आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। ये देखकर क्विल खुद हैरान रह जाता है। लज गुस्से में रैन पर चिल्लाती है कि वो कोई नहीं होता ये डिसाइड करने वाला कि वो क्या कर सकते हैं या नहीं। वो कहती है कि वो और क्विल दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे और उसे गलत साबित करेंगे। क्विल भी हिम्मत जुटाकर कहता है कि वो दोनों सबसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे और एक दिन नागी को हराएंगे। ये सुनकर रैन उन्हें वार्निंग देता है कि वो उन पर नजर रखेगा जब तक उनकी एरोगेंस खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही रैन चला जाता है क्विल डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है और लज उसे डांटती है कि उठे क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है और सीधे रजिस्ट्रेशन के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहले से बहुत सारे लोग खड़े थे जो प्लेयर बनना चाहते थे। यहाँ एक औरत थी जिसका नाम लाया था और वो इस विलेज में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने की जिम्मेदार थी। सब कुछ तैयार था और सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने वाला था, लेकिन इससे पहले स्टोरी थोड़ा पीछे जाती है क्योंकि ऑथर अक्सर पिछले इवेंट्स दिखाता है ताकि चीजें क्लियर हो सके। और असल में उस समय क्विल और लज अभी भी इस नई दुनिया में पूरी तरह खोए हुए थे। क्विल सोचता है कि वो खुद ही जगह ढूंढ लेगा, लेकिन डीन ने उसे पहले ही कहा था कि अगर रास्ता भटक जाए तो बस उन लोगों के पीछे चलना जो रफ दिखते हों। पर प्रॉब्लम ये थी कि क्विल को खुद ही नहीं पता था कि रफ लोग दिखते कैसे हैं। वो नर्वस हो जाता है और इधर उधर देख ही रहा होता है कि तभी लस को कुछ अजीब सुनाई देता है। एक पागल आदमी अपने बॉस से परमिशन मांग रहा था कि वो आसपास के लोगों का खून पी सके। लस को तुरंत समझ आता है कि शायद ऐसे ही लोग प्लेयर कैंडिडेट होते हैं और वो क्विल को खींचकर उनके पीछे चलने लगती है। हालांकि क्विल को अब भी डाउट था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तभी अचानक एक बड़ा सा आदमी सामने आता है, एक जायंट जैसा जिसे हम क्वर्वो कहेंगे। वो क्विल को हटने के लिए कहता है और क्विल बिना झगड़े के साइड हो जाता है, लेकिन लज हमेशा की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए पूछती है कि क्या वो उसे मैनर्स सिखाए। और इसी तरह उन बड़े लोगों को फॉलो करते हुए दोनों आखिरकार सही जगह पहुंच जाते हैं। क्विल चारों तरफ देखता है और नोटिस करता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो प्लेयर बनने के लिए खड़े हैं। उनमें क्वर्वो भी शामिल था। यहीं पर लाया नाम की इंस्ट्रक्टर खड़ी थी और वो देख रही थी कि ज्यादातर कैंडिडेट्स आ चुके हैं, इसलिए वो सिलेक्शन शुरू करने वाली थी। क्विल को डीन की बात याद आती है कि उसे बस खुद को स्पेशल प्रूव करना है। अगर वो अपनी पावर दिखा दे जो उसने रेड हुड लीडर के खिलाफ इस्तेमाल की थी तो वो पास हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डीन तो चिल था जबकि लाया बिल्कुल अलग थी। वो सिर्फ कैंडिडेट्स को देखकर डिसाइड कर रही थी कि कौन पास होगा और कौन फेल। क्विल और लज ये देखकर समझ जाते हैं कि सिचुएशन उतनी आसान नहीं है और क्विल सोचने लगता है कि लाया का सिलेक्शन क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है। तभी लाया एक बड़े से आदमी के सामने खड़ी होती है और सार्केस्टिकली पूछती है कि क्या उसे जैसे सुपरवाइजर को एक साधारण कैंडिडेट को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा। वो आदमी
आदमी बच्चे की तरह जवाब देता है, जिससे लाया इरिटेट हो जाती है और पीछे खड़े सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देती है। पीछे खड़ा एक आदमी गुस्से में बोलता है कि वो 5 घंटे से इंतजार कर रहा है और उसे मौका तक नहीं मिला। तब लाया उसे अपना क्राइटेरिया दिखाने का फैसला करती है। वो एक बड़ा स्टोन गोलम समन करती है और कहती है कि सिलेक्शन का सिर्फ एक रूल है, जो वो डिसाइड करे वही फाइनल है, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो उससे लड़ सकता है। वो साफ कहती है कि ये लोग अपनी आंखों से डिफरेंस देखे कैंडिडेट और इंस्ट्रक्टर के बीच, ताकि उन्हें अपनी जगह समझ आए। लेकिन लज इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती और जोर से बोलती है कि सिर्फ प्लेयर होने से उसे दूसरों को नीचा दिखाने का हक नहीं मिलता। लज गुस्से में कहती है कि अगर प्लेयर होना ऐसा है तो लाया खुद ही एक जोक है। क्विल उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन लज और भड़क जाती है। वो कहती है कि अगर प्लेयर बनने के लिए ऐसा बनना पड़ता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। लाया ये सुनकर सीधे लज के सामने आ जाती है। वो कहती है कि अगर लज एक हिट भी सह लेती है तो वो उसे कैंडिडेट मान लेगी, और लज कॉन्फिडेंटली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों के बीच टेंशन बढ़ जाता है और बाकी लोग भी रिएक्ट करने लगते हैं। कुछ को मजा आ रहा था तो कुछ इरिटेट हो रहे थे। क्विल ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही उसके पीछे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। किसी ने लाया के गोलेम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक नया आदमी आता है जो कहता है कि ये सिलेक्शन बोरिंग है और उसे ये पसंद नहीं कि कोई लाया जैसा इंसान दूसरों का फ्यूचर डिसाइड करे। उसका नाम जियो था और वो अपने मॉन्स्टर के साथ आया था। वो सीधे लाया को चैलेंज करता है और अपने मॉन्स्टर को अटैक करने का आदेश देता है। लाया तैयार थी लड़ने के लिए, लेकिन इससे पहले क्विल खुद आगे बढ़ जाता है और लस को जल्दी आने के लिए कहता है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करे, एक और स्ट्रॉन्ग फाइटर आता है और जियो के मॉन्स्टर को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका नाम पास्टिस था। जियो शॉक में था कि उसका मॉन्स्टर इतनी आसानी से खत्म हो गया, और तभी एक लड़की सामने आती है जिसे हम लिलिट कहेंगे। वो जियो को सरेंडर करने को कहती है। जियो मना करता है, लेकिन उसके साथी पीछे हट जाते हैं और अंत में गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाता है कि वो एक दिन बदला लेगा। इसके बाद सिचुएशन शांत हो जाती है, लेकिन अब बाकी कैंडिडेट्स के मन में सवाल उठने लगते हैं। क्वर्वो पूछता है कि बाकी लोगों का क्या होगा और टेस्ट क्या है। सब कंफ्यूज थे कि क्या सिर्फ लाया की इच्छा से ही फेल होना पड़ेगा। लाया अपना गोलेम फिर से बनाती है और नोटिस करती है कि सबको उसके क्राइटेरिया से प्रॉब्लम है, लेकिन अचानक वो अनाउंस करती है कि सभी पास है। सब शॉक में पड़ जाते हैं क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। लेकिन लाया एक्सप्लेन करती है कि उसका असली टेस्ट ये था कि कौन रेजिस्टेंस दिखाता है। अगर कोई बिना सवाल किए रूल्स मान लेता है तो वो प्लेयर बनने के लायक नहीं है। इसलिए जो लोग अपोज कर रहे थे वही एक्चुअली पास हुए। लिलिट कहती है कि इतने ज्यादा लोग पास हो गए हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं था। लाया मानती है कि लस की वजह से बाकी लोग भी रेजिस्ट करने लगे, लेकिन वो कहती है कि वो इतने सारे कैंडिडेट्स को आगे नहीं जाने दे सकती, इसलिए वो अब एक फाइनल टेस्ट लेगी। वो क्विल और लस से उनके नाम पूछती है और फिर अनाउंस करती है कि अगर ये दोनों एक्सेप्शनल पावर दिखाते हैं तो वो बाकी सबको भी मौका देगी। अब सबकी नजर क्विल और लस पर थी। उन्हें साबित करना था कि वो सच में प्लेयर बनने के लायक है। फिर भी क्विल और लस दोनों को एक दूसरे पर भरोसा था और अचानक एक तेज रोशनी पूरे मैदान में फैल जाती है। इतनी तेज कि वहाँ मौजूद सारे कैंडिडेट्स चौंक जाते हैं और कुछ तो अपनी आंखें तक ढक लेते हैं। लिलिट और पास्टिस भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्विल के पास एक ईगो वेपन है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों अभी भी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लाया उन्हें सिर्फ 5 सेकंड देती है कि वो उसे इम्प्रेस करें। टाइम बहुत कम था और लस पैनिक में आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो फेल हो जाएंगे। वो क्विल से कहती है कि वो कोई टैलेंट या स्ट्रॉन्ग इमोशन यूज करे ताकि स्वॉर्ड ज्यादा पावर जनरेट कर सके, लेकिन क्विल खुद ही हेल्पलेस था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास कोई खास टैलेंट ही नहीं। लेकिन तभी उसे एक चीज याद आती है जो सिर्फ उसके पास है। वो लस से कहता है कि उस पर भरोसा करे और अपना ट्रम्प कार्ड दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। सबके सामने वो अपना फोन निकालता है, लेकिन वो पूरी तरह डिस्चार्ज होता है। ये देखकर सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं कि ये आखिर है क्या। लज इरिटेट होकर उसे बेवकूफ कहती है और खुद अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उसे लगता है कि क्विल बस मजाक कर रहा है, लेकिन इसी केओस के बीच लाया अचानक अनाउंस करती है कि वो दोनों पास हो चुके हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन लाया क्लियरली सैटिस्फाइड थी और गोलेम से नीचे उतरते हुए कहती है कि ऐसे कैंडिडेट्स यूजफुल होते हैं। वो कैजुअली मेंशन करती है कि वो भी सेलफोन्स के बारे में जानती है और फिर अनाउंस करती है कि क्विल और लस की वजह से यहाँ मौजूद सभी लोग पास हो गए हैं। क्विल के मन में सवाल उठता है कि इस दुनिया में कोई सेलफोन को कैसे जानता है, लेकिन लाया बस इतना कहती है कि उसे खुद आंसर्स ढूंढने होंगे। अब क्विल ऑफिशियली एक प्लेयर कैंडिडेट बन चुका था और अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कुछ देर बाद क्विल फिर से डीन के पास जाता है और उससे सेलफोन के बारे में पूछता है,
लेकिन डीन साफ कह देता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो कहता है कि वो पूरी तरह फोकस्ड है नागी को हराने पर और बाकी चीजों में उसका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए क्विल ये टॉपिक वही खत्म कर देता है। रूम से बाहर निकलते हुए क्विल सोचता है कि अगर लाया सेलफोन जानती है तो शायद इस दुनिया में और भी अर्थ के लोग मौजूद हैं। लेकिन अपने पुराने वर्ल्ड को याद करके उसे डर लगता है। वो बदलना चाहता है लेकिन ये आसान नहीं होगा। उधर एक थीफ छुपकर क्विल और डीन की बात सुन लेता है और ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए भाग जाता है। लेकिन डीन को पहले ही पता चल चुका था कि कोई उन्हें स्पाई कर रहा है। डीन सीक्रेटली ऑर्डर देता है कि पता लगाया जाए कि सेलफोन क्या है और लोग इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं। वो स्पाई अपनी लोकेशन पर पहुंचकर क्वर्वों को सारी जानकारी देता है कि क्विल और डीन के बीच कनेक्शन है और वो एक सेलफोन नाम की चीज से जुड़ा है। क्वर्वो खुश होकर कहता है कि अगर वो सेलफोन चुरा लाए तो उसे उसका आधा रिवॉर्ड मिलेगा, जो बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन जैसे ही स्पाई जाने लगता है क्वर्वो उसे पीछे से मार देता है क्योंकि वो कोई लूज एंड नहीं छोड़ना चाहता था। अब वो अपने लोगों को आदेश देता है कि सेलफोन ढूंढा जाए। वो साफ कहता है कि जो भी बीच में आएगा उसे मार दिया जाएगा। अब उनका टारगेट सिर्फ एक था, क्विल का सेलफोन। कुछ समय बाद जब डीन वहाँ से चला जाता है, क्वर्वो अपने लोगों को प्लान आगे बढ़ाने का आदेश देता है। अब सीन वापस विलेज में आता है जहाँ क्विल, लज और रैन साथ चल रहे थे। क्योंकि उन्होंने पहले काफी डैमेज किया था इसलिए उन्हें पनिशमेंट के तौर पर कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ रही थी। क्विल को ये सिचुएशन ऑकवर्ड लग रही थी क्योंकि उसे रैन के साथ रहना पसंद नहीं था। लज बार बार पूछती है कि उन्हें कब तक उसके साथ रहना होगा, लेकिन क्विल को खुद भी नहीं पता था। ऊपर से उनकी ज्यादातर डेट उन लोगों के इलाज में जा रही थी जिन्हें लज ने चोट पहुंचाई थी। रैन इरिटेट होकर उन्हें चुप रहने को कहता है और कहता है कि बस उसके साथ चलो बिना शिकायत किए। क्विल बिना आर्ग्यू किए मान जाता है। रैन सोच रहा था कि उसे इन दोनों को साथ क्यों लाना पड़ा। डी ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो इनके साथ पेट्रोल करे क्योंकि उसे कुछ समय के लिए विलेज छोड़ना था। डीन अपना नया लेफ्ट आर्म लेने जा रहा था और रैन समझ नहीं पा रहा था कि उसे इन प्रॉब्लमैटिक किड्स का बेबी सिटर क्यों बनना पड़ा। तभी एक छोटा बच्चा रैन से टकरा जाता है और उसके कपड़ों पर सॉस गिरा देता है। क्विल और लस सोचते हैं कि अब ये बच्चा गया काम से, लेकिन रैन सरप्राइजिंगली कुछ नहीं करता जिससे दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर बाकी बच्चे आकर अपने दोस्त को डांटते हैं कि उसने रैन को डिस्टर्ब किया। क्विल हैरान होता है कि बच्चे अपने दोस्त से ज्यादा रैन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उनके प्रोटेक्टर है। कुछ देर बाद क्विल रैन से कहता है कि वो बच्चों में काफी पॉपुलर है। रैन जवाब देता है कि क्विल भी कुछ कम नहीं क्योंकि पोपा बार बार उसके पास आकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं। रैन एक्सप्लेन करता है कि पोपा स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो टावर से आते हैं और उन्हें छूना भी मुश्किल होता है। उनका क्विल को प्रोट ECT करना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। क्विल पूछता है कि क्या रैन प्लेयर बना ताकि वो लोगों की रक्षा कर सके। रैन कहता है कि बिना पावर के वो बस एक साधारण इंसान होता। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है ताकि वो उन लोगों का कर्ज चुका सके जिन्होंने उस पर भरोसा किया और साथ ही वो इनजस्टिस को सजा दे सके। क्विल उसकी बातें सुनता है लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाता। रैन को भी फर्क नहीं पड़ता और वो आगे बढ़ते रहते हैं। लज हैरान होती है कि क्विल ने उससे ऐसे सवाल पूछे, लेकिन क्विल कहता है कि वीक लोगों को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें गाइड करना चाहिए ताकि वो खुद भी स्ट्रॉन्ग बन सके। तभी अचानक विलेज के बीचों बीच एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और लस तुरंत पहचान लेती है कि ये उसी मार्केट से आया है जहाँ से वो अभी गुजरे थे। अब तीनों वापस मुड़ते हैं ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। पूरा ये केओस और डिस्ट्रक्शन क्वर्वो और उसके आदमियों ने किया था। वो सबको जल्दी करने का आदेश दे रहा था क्योंकि उनका टारगेट था उस लड़के को पकड़ना जिसके पास वो आर्टिफैक्ट है, यानी क्विल। लोग डर के मारे भाग रहे थे और पूरा मार्केट बैटलफील्ड बन चुका था। तभी क्विल और लज वहां पहुंचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। क्विल तुरंत समझ जाता है कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं है, ये लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे और अब उन्होंने स्ट्राइक किया है। रैन भी उसकी बात कंफर्म करता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। रैन तुरंत क्विल से कहता है कि वो गार्ड्स को वार्न करे और खुद वो अटैकर्स को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वो पल भर में गायब हो गया। क्विल को ये ठीक नहीं लगता कि रैन अकेले जा रहा है, लेकिन लज उससे पूछती है कि वो खुद क्या करेगा। क्विल मानता है कि वो फाइटर नहीं है, इसलिए वो गार्ड्स को इन्फॉर्म करने जाएगा। उधर रैन पूरी स्पीड में दौड़ रहा था और खुद से गुस्सा था कि उसने अपनी ड्यूटी छोड़ दी थी। तभी उसके सामने एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है। यहीं पर मिलता है क्लोई, वो आदमी जिसने ये सब क्योस शुरू किया था। वो अपने लोगों को रैन पर अटैक करने का आदेश देता है, लेकिन रैन की क्लॉथ पावर्स इतनी पावरफुल थी कि वो उन्हें हवा में उड़ती मक्खियों की तरह खत्म कर देता है। क्लोई पीछे हटता है और अपनी चेन से लड़ता है। वो फायर अटैक से रैन की क्लॉथ को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उतना आसान नहीं था। रैन दो लोगों को एक ही वार में गिरा देता है और डिक्लेयर करता है कि उसे क्लोई को एक्सिक्यूट करना होगा। फिर दोनों हाई स्पीड कॉम्बैट में भिड़ जाते हैं। उनकी टक्कर से इतनी ताकत पैदा होती है कि एक्सप्लोजन जैसा
जैसा इफेक्ट बनता है और दोनों बराबरी पर लड़ते हुए लगातार अटैक्स एक्सचेंज करते हैं। क्लोई एक स्ट्रॉन्ग नी अटैक मारता है, लेकिन रैन भी पीछे नहीं हटता और दोनों एक इंटेंस फाइट में उलझ जाते हैं। आखिरकार रैन एक भारी वार करता है और क्लोई को दीवार से टकरा देता है। वो समझता है कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन क्लोई खुश दिखाई देता है। अचानक पीछे से कुछ लोग रैन पर हमला करते हैं, लेकिन रैन अपनी क्लॉथ से उन्हें इमोबिलाइज कर देता है। क्लोई शॉक में था कि रैन हर तरह की क्लॉथ कॉन्ट रोल कर सकता है। रैन उससे जवाब मांगता है, लेकिन क्लोई हंसते हुए कहता है कि भले ही वो हार गया हो, उसका मिशन पूरा हो चुका है। तभी सीन बदलता है और क्वर्वो क्विल और लस के सामने खड़ा दिखाई देता है। क्वर्वो मुस्कुराते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उनसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। क्विल उसे बैरली पहचान पाता है, लेकिन लस तुरंत समझ जाती है कि सिचुएशन डेंजरस है। चारों तरफ से लोग उन्हें घेर लेते हैं और क्विल जल्दी से एक्सक्यूज देता है कि उन्हें जाना है, लेकिन क्वर्वो साफ कहता है कि ये सारी तबाही उसने ही मचाई है। क्विल गुस्से में उससे जवाब मांगता है, तब क्वर्वो कहता है कि ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि वो क्विल से अकेले में बात कर सके। वो सीधे क्विल से उसका सेलफोन मांगता है और कहता है कि अगर वो अभी दे दे तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। उधर सेलेस्टियल टावर में मेरी नाम की मैकेनिक डीन के साथ है और डीन उससे कह रहा है कि वो जल्दी करे क्योंकि उसके विलेज में कुछ भी हो सकता है। मेरी कहती है कि वो पूरी स्पीड से काम कर रही है और रैन जैसे गार्ड सब संभाल सकते हैं, लेकिन डीन मानता है कि रैन हर सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता। डीन उससे सेलफोन के बारे में पूछता है और मेरी बताती है कि ये रूमर्स एक व्यक्ति रुपीस की वजह से फैले हैं जिसके पास ऐसा आर्टिफैक्ट है जो पावर्स को कॉपी, स्टोर और एम्पलीफाई कर सकता है। अब बहुत लोग ऐसे आर्टिफैक्ट के पीछे पागल है और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वापस क्विल के पास आते हैं। इस बार वो भागने वाला नहीं था, बल्कि सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि अगर वो गलत मूव करेगा तो मारा जाएगा। उसे यकीन नहीं था कि क्वर्वो उसे छोड़ देगा। उसे लगता था कि फोन देने के बाद भी वो दोनों मारे जाएंगे, इसलिए वो टाइम गेन करने की कोशिश करता है। लेकिन क्वर्वो बिना वार्निंग के उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और चेतावनी देता है कि कोई चालाकी करने की कोशिश ना करे। लस गुस्से में आ जाती है, लेकिन क्विल उसे रोकता है और कहता है कि वो सिचुएशन हैंडल करेगा। उसे समझ आ चुका था कि क्वर्वो कितना स्ट्रांग है। वो रियलाइज करता है कि सीधा लड़ना सुसाइड होगा, इसलिए वो टेम्परेरली फोन देने का फैसला करता है। तभी अचानक एक छोटी लड़की वहां आ जाती है जो सबको वार्न करती है। वो क्वर्वो को भी छिपने के लिए कहती है, लेकिन क्वर्वो इरिटेट हो जाता है कि उसके आदमी एक बच्ची को भी रोक नहीं पाए। वो उस लड़की पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्विल बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब क्वर्वो पूरी तरह सीरियस हो जाता है और कहता है कि नेगोशिएशन खत्म, अब वो क्विल को मारकर फोन लेगा। क्विल तुरंत लस को भागने को कहता है और सेलफोन उसकी तरफ फेंक देता है ताकि गार्ड्स का अटेंशन उधर जाए। लस उसे पकड़ने दौड़ती है, लेकिन बाकी लोग उसे घेर लेते हैं। उसे जमीन पर गिराकर इमोबिलाइज कर दिया जाता है और क्वर्वो आदेश देता है कि उसे पकड़े रखो ताकि वो फोन यूज ना कर सके। लेकिन उसी मोमेंट लस ट्रांसफॉर्म हो जाती है और एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो दूर खड़े रैन का ध्यान खींच लेता है। क्वर्वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये फोन एक्टिवेट हुआ या नहीं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लस कैसे बच निकली। क्विल सोचता है कि अब सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग अटैक ही इस सिचुएशन को खत्म कर सकता है और यह लड़ाई अब अपने असली मोड़ पर पहुंच चुकी थी। क्विल उस छोटी लड़की से कहता है कि वो दूर रहे वरना उसे चोट लग सकती है। तभी क्वर्वो उससे पूछता है कि उसे ईगो वेपन जैसी ताकत कहाँ से मिली, लेकिन क्विल उसे कोई जवाब देने के बजाय सीधे अटैक कर देता है और एक जबरदस्त एनर्जी वेव छोड़ता है जो सामने की हर चीज को मिटा देती है। उसका ये हमला इतना पावरफुल था कि क्वर्वो और उसके आदमी सीधा उसमें बचाते हैं और उसी वक्त जब लोग अभी भी केओस समझने की कोशिश कर रहे थे, अवलो के स्काउट्स भी वहां पहुंच जाते हैं। इनमें डूम, सिका और रेड्स भी शामिल थे और अवलो साफ कहता है कि अब ये सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि सीधी ऑर्डर है। रैन ये सुनकर नाराज होता है, लेकिन मान जाता है क्योंकि फायर अब विलेज से बाहर फैल रहा था और मामला सीरियस हो चुका था। वापस बैटलफील्ड में क्विल खड़ा था, लेकिन उसकी हालत खराब थी क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी उस एक अटैक में लगा दी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो नोटिस करता है कि लस अनयूजुअली चुप है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो सबसे पहले उस छोटी लड़की को सेफ जगह ले जाने की सोचता है। लेकिन तभी क्वर्वो फिर से उठ खड़ा होता है। उसने पूरा अटैक फेस किया था, फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। वो गुस्से और एक्साइटमेंट के साथ फिर से हमला करता है। अब उसका टारगेट सिर्फ क्विल नहीं बल्कि एक्सकैलिबर भी थी। वो लड़की फिर से भागने लगती है और क्वर्वो
उसे निशाना बनाता है, लेकिन क्विल बीच में आकर उसके चेहरे पर वार करता है और उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन ये क्विल की लिमिट थी। क्वर्वो कुछ ही सेकंड में रिजेनरेट होकर वापस खड़ा हो जाता है, जैसे वो कोई ज़ॉम्बी हो। क्विल की हालत खराब हो जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो घुटनों पर गिर जाता है। उसे लगता है कि वो फिर हार गया। वो लस से माफी मांगता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसे दुख होता है कि उसके पास इतनी ताकत होने के बाद भी वो जीत नहीं पाया। उसे लगता है कि कम से कम वो छोटी लड़की बच गई है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर साफ होती है, वो देखता है कि लिलिट उसके सामने खड़ी है। लिलिट उससे पूछती है कि क्या उसने हार मान ली है। क्विल उसे पहचान लेता है क्योंकि वो भी रजिस्ट्रेशन में थी। क्वर्वो उसे धमकी देता है कि रास्ते से हट जाए वरना वो उसे मार देगा। लेकिन लिलिट कॉन्फिडेंट थी कि वो उसे हैंडल कर सकती है। वो क्वर्वो से कहती है कि चोरिड कैथी छोड़ दे और अगर लड़ाई चाहिए तो वो तैयार है। क्वर्वो लिलिट की ताकत जानता था, इसलिए वो सीधे लड़ने के बजाय जमीन पर वार करके एस्केप कर जाता है। लिलिट ये देखकर कहती है कि ये स्मार्ट मूव था। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो क्विल बेहोश हो चुका होता है और क्वर्वो प्लान के मुताबिक भाग निकलता है। वो सीवा में जाकर चिल्लाता है कि वो एक दिन वापस आएगा और क्विल से बदला लेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। रेड्स चुपचाप उसे देख रहा था और उसे ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था। कुछ दूर जाकर क्वर्वो क्विल का सेलफोन निकालता है, लेकिन तभी एक रेड स्पार्क आता है और एक्सप्लोजन के साथ उसे बुरी तरह घायल कर देता है। रेड्स सामने आता है और क्वर्वो को देखकर हैरान होता है कि वो अभी भी जिंदा है। क्वर्वो पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, लेकिन रेड्स के लिए ये बस एक खेल था। वो एक डायरेक्ट ब्लास्ट से उसे पूरी तरह हरा देता है और क्वर्वो अपनी आखिरी हालत में पहुंच जाता है। रेड्स को क्विल का फोन मिलता है और वो नोटिस करता है कि ये उसके फोन जैसा ही है, जिससे उसे ये सिचुएशन और इंटरेस्टिंग लगने लगती है। उधर लिलिट अभी भी बैटलफील्ड में खड़ी थी और सिका के साथ लड़ने के लिए तैयार थी। वो नहीं चाहती थी कि क्विल को नुकसान पहुंचे। सिका और डूम को ऊपर से ऑर्डर मिला था कि डिस्टर्बेंस से जुड़े सभी लोगों को खत्म किया जाए, इसलिए वो क्विल को टारगेट कर रहे थे। रैन पास में खड़ा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अवलो से लड़ना मतलब सीधे वोर छेड़ना था जो पूरे विलेज को बर्बाद कर सकता था। इसलिए वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा था और लिलिट पर भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सिका इंतजार करते करते परेशान हो जाती है और खुद अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी अचानक वो छोटी लड़की वापस आ जाती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ वो सारे कैंडिडेट्स भी थे जिन्हें क्विल ने इनडायरेक्टली हेल्प किया था। डूम उनसे पहचान पूछता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो बस प्लेयर कैंडिडेट्स हैं और क्विल के दोस्त हैं। वो उसका कर्ज चुकाने आए हैं। उनका कहना था कि क्विल की वजह से उन्हें मौका मिला, इसलिए अब उसे प्रोटेक्ट करना उनका कर्तव्य है। तभी टनल के अंदर से एक रेड फ्लेम तेजी से निकलती है और बैटलफील्ड की तरफ बढ़ती है, एक इंटेंस एनर्जी वेव के साथ। और ये सब रेड्स के मैसेज के बाद हो रहा था। अब सिचुएशन और भी खतरनाक होने वाली थी। फिलहाल डूम सबको आदेश देता है कि अपने प्लान्स रोक दिए जाए। सिका को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन डूम उसे याद दिलाता है कि स्क्वाड लीडर का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, इसलिए सब पीछे हट जाते हैं। जाते जाते डूम बाकी कैंडिडेट से कहता है कि वो भी एक प्लेयर एस्पिरेंट है और आखिरी टेस्ट में फिर मुलाकात होगी। इस तरह बिना कुछ किए ही ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद पूरा एक हफ्ता बीत जाता है और डीन अपनी नई अपग्रेड के साथ वापस लौटता है। वो अपने विलेज के साथ हुई तबाही से काफी नाराज था। धीरे धीरे विलेज रिकवर होने लगता है और क्विल भी अब काफी बेहतर फील कर रहा था। लज भी उसके साथ थी, लेकिन वो अब भी क्वर्वो से हारने को लेकर गुस्से में थी। लज उसके लिए बेस्ट रूममेट नहीं थी क्योंकि वो लगातार इरिटेट रहती थी और ऊपर से क्विल के पास मिलने वाले विजिटर्स की भी कमी नहीं थी। रूम में हमेशा शोर बना रहता था। पास्टिस भी उससे मिलने आता है और क्विल उसका शुक्रिया करता है क्योंकि उसी की वजह से बाकी कैंडिडेट्स ने उसकी मदद की थी। क्विल अभी भी अटैक को लेकर परेशान था, लेकिन पास्टिस उसे शांत करता है और बताता है कि क्वर्वो खत्म हो चुका है और उसके लोग पकड़े जा चुके हैं। वो कहता है कि सबसे जरूरी है कि दोनों ठीक हो जाएं और रिकवर करें, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। क्विल टावर के बारे में सोचता है जहां नागी रहती है, लेकिन उसके पास उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो पास्टिस से पूछता है, लेकिन पास्टिस मना कर देता है क्योंकि वो दोनों राइवल्स है प्लेयर बनने के लिए, इसलिए वो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता और वहां से चला जाता है। तभी और लोग गिफ्ट्स लेकर आते हैं और इतनी भीड़ हो जाती है कि क्विल को डर लगता है कि कहीं रूम टूट ही ना जाए, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। तभी रैन आता है और क्विल को समझ आ जाता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। रैन ओपनली कहता है कि उसे आजकल के कैंडिडेट्स पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उन्हें धन्यवाद देता है क्योंकि उन्होंने विलेज को बचाया था। ये सीन देखकर सब शॉक रह जाते हैं क्योंकि किसी ने रैन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो क्वाइटली रूम छोड़ देता है। बाहर जाते हुए वो क्विल की बात याद करता है कि वो उसे समझ नहीं पाता, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा और यही उसका डेट चुकाने का तरीका होगा। इसके बाद रैन सीधे डीन के पास जाता है क्योंकि किंग उससे जवाब चाहता था। वापस क्विल के पास आते हैं। उसे उसका फोन वापस मिल जाता है जो लिलिट को सीवा में मिला था, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं था कि असली मास्टरमाइंड
कौन था। लज हैरान होती है कि इतने लोग फोन के पीछे थे, फिर भी वो सीवर में कैसे छूट गया। तब क्विल समझता है कि इसके पीछे कोई और भी है। उसे लगता है कि इस दुनिया में और भी लोग हैं जो अर्थ से आए हैं, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसके फोन पर अचानक कॉल आने लगती है। क्विल घबराते हुए कॉल उठाता है और सामने से रेड्स बोल रहा होता है। वो कैजुअली उसे एडवाइस देता है कि अपना फोन इतनी आसानी से किसी को मत देना। क्विल नर्वस होते हुए उससे पूछता है कि वो कौन है और यही रिवील होता है कि रेड्स वही उसका स्कूलमेट है जो अर्थ पर उसके साथ था। रेड्स को ये मजाक लगता है कि क्विल सोच रहा था कि वो अकेला ही चोजन है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसी दिन दोनों अवलो बॉर्डर पर मिलते हैं, जहाँ रेड्स लगातार क्विल को नीचा दिखाता रहता है। वो क्विल से पूछता है कि वो उसका नाम लेकर क्यों घूम रहा है। क्विल पैनिक में उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन रेड्स मानता है कि क्विल को इस दुनिया में जो केओस उसने फैलाया है उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्विल सिर झुकाकर माफी मांगता है। रेड्स उसे फिर से इंसल्ट करता है और कहता है कि वो अभी भी एक पैथेटिक लड़का है। जाते जाते वो उसे वार्निंग देता है कि वो प्लेयर एग्जाम में हिस्सा न ले, लेकिन इस बार क्विल उसे रोकता है और साफ मना कर देता है। रेड्स हैरान रह जाता है कि वही वीक लड़का अब उसे चैलेंज कर रहा है। क्विल कहता है कि वो बदल चुका है और वो किसी की कॉपी नहीं कर रहा। वो अपना फोन नदी में फेंक देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो टावर पर चढ़ेगा और टॉप 1 बनेगा। रेड्स गुस्से में आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो खुद क्विल को रोकेगा। वो उसकी विल तोड़ने के लिए फोर्स यूज करेगा। क्विल उसकी एनर्जी महसूस करता है जो एक्सकैलिबर जैसी थी और समझ जाता है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। तभी अचानक रैन बीच में आ जाता है और अपनी क्लॉथ पावर से रेड्स को पकड़ लेता है। वो क्विल से कहता है कि वो वापस मैंशन जाए क्योंकि लज उसके लिए चिंतित है। रेड्स हंसता है और कहता है कि रैन उसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन रैन भी सीरियस था और उसे सजा देने के लिए तैयार था। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और रेड्स अपने फोन जैसी पावर से रैन के अटैक को कैंसिल कर देता है, लेकिन रैन भी पीछे नहीं हटता और लगातार अटैक्स करता है। दोनों की फाइट इंटेंस हो जाती है और पावर क्लैश होने लगता है। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जो भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले।